हर भोले नमः शिवाय। ओम त्रिनेत्राय ओम त्रिनेत्राय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम जटाधराय ओम जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम गंगाधराय ओम गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम रुद्राक्षाय ओम रुद्राक्षाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिव। ओम नागलपटाय ओम नागलपटाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नागलपटाय ओम नागलपटाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम जटाधराय ओम जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम त्रिशूलधराय ओम त्रिशूलधराय हर हर भोले नमः। ओम त्रिशूलधराय ओम त्रिशूलधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नंदीश्वराय ओम नंदीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नंदीश्वराय ओम नंदीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम जटाधराय ओम जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम ओम शेर सवारी कराए ओम शेर सवारी कराए हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम गंगाधराय ओम गंगाधर ओम जटाधराय ओम जटाधराय ओम नागलपटाय ओम नागलपटाय ओम त्रिनेत्राय ओम त्रिनेत्राय ओम त्रिशूलधराय ओम त्रिशूलधराय ओम नंदीश्वराय ओम नंदीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो भोलेनाथ भगवान की बहुत जय। सुंदर। हर 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 महादेव। साधु की बात महादेव नहीं। हर हाँ, हर जय हो महादेव। अशोक भैया की जय हो, अशोकानंद जी महाराज की जय। बहुत सुंदर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वाह, माया जी आ गई। माया जी कहाँ थी आप? मैं क्लास में ही हूँ। तो फिर आप बुलाया था तो क्यों नहीं सुनाया कोई भजन? अशोक भैया आ गए थे तो मैंने सोचा अशोक यही भैया ने तो अशोक भैया ने सिम्मा कर दिया है ये बाहर को। अभी अभी अपन को जो है 3-4 मिनट हैं, कोई छोटा सा सुना दो। ठीक है। टोड़ी से नाभि से ऊपर हवा खींचना है, पूरे यहाँ तक खींचना है और वापस छोड़ना है धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ना है। यहाँ से हवा पूरा खींचना है और ऊपर तक, ये नहीं कि सीधा सीधा करते रहो। खींचो यहाँ से, पेट से, नाभि से। चलिए भाई साहब, मैं छोटा सा भजन बोल देती हूँ। जय श्री राम। जय। आप हनुमान चालीसा भी नहीं सुना है आपने बहुत दिनों से। कल आप हनुमान चालीसा के लिए तैयार रहें, बिना बुलाए आपको आना है कल। जी। और आज चलो माया जी, चलो अभी, चलो ठीक है, आप सुना दीजिए जी। माया दीदी सुना रही क्या? सुना दो आप, अभी अब कहीं कहीं उठे अभी, सुना दीजिए। राम को भजने से बेड़ा पार है। राम को भजने से बेड़ा पार है। बिन भजन के ये जन्म बेकार है। बिन भजन के ये जन्म बेकार है। राम को भजने से बेड़ा पार है। हे मनुष्य सुंदर जन्म है तुझको मिला। हे मनुष्य सुंदर जन्म है तुझको मिला। तुझ पे ये भगवान का उपकार है। तुझ पे ये भगवान का उपकार है। बिन भजन के ये जन्म बेकार
कार है, बिन भजन के ये जन्म बेकार है। राम को भजने से बेड़ा पार है। झूठ छल तू बेईमानी छोड़ दे, झूठ छल तू बेईमानी छोड़ दे। मोह ममता में फंसा बेकार है, मोह ममता में फंसा बेकार है। बिन भजन के ये जन्म बेकार है, बिन भजन के ये जन्म बेकार है। राम को भजने से बेड़ा पार है, राम को भजने से बेड़ा पार है। नाम जिस जिसने जपा है राम का, नाम जिस जिसने जपा है राम का, इस जगत में उसका बेड़ा पार है, इस जगत में उसका बेड़ा पार है। बिन भजन के ये जन्म बेकार है, बिन भजन के ये जन्म बेकार है। राम को भजने से बेड़ा पार है, राम को भजने से बेड़ा पार है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत मीठी आवाज, सुरीली आवाज। बहन जी ऐसे बहुत पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था निकाह, उसमें सलमा आगा ने गाना गाया था। सुनाता हूँ 2 लाइन जिसपे आपने धुन पे गाया है ये। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं बह गए। अद्भुत गीत, बहुत बढ़िया, बहुत वही बढ़िया। आवाज। अरे मेरा तो ये सुझाव है दीदी को, वो जो प्रोग्राम आते हैं ना टीवी में उसमें करना चाहिए। और ये जो धुन आपने सुनाई ना हीरालाल जी, ये धुन पहले गाने टीवी में और रेडियो पे नहीं आते थे इस आवाज में, तो ऐसी आवाज इनको कोशिश करना चाहिए। शायद नंबर लग गया। बहुत जोरदार आवाज है, वाकई बहुत में अच्छी आवाज, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छी लय है, बहुत अच्छी आवाज है और बहुत अच्छे भाव है। लेनी उनकी आवाज बहुत तो अच्छी आवाज। आकाशवाणी छतरपुर से मैं गवा सकता हूँ। 2-3 बार वार्ता हो चुकी मेरी आकाशवाणी में। हाँ तो करवा और दो। बहन जी की इतनी अद्भुत आवाज है कि वो जो चाहे वो गा सकती हैं। ठीक ठीक, बढ़िया। आप संवाद करो। ये हमारी माया जी, रंजना जी, प्रणीता सागरे बहन जी, ये बहुत अच्छा। अभी कौन रह गई? अब माया जी रह गई हैं, तो माया जी कल भजन सुनाएंगी और प्रणीता सागरे जी हनुमान चालीसा। ठीक है, और रंजना जी का रह गया है। ये भी जो है बहुत अच्छी आवाजें हैं उनकी, तो निश्चित एक एक बहन जो है लगातार सुनाए। और मन भजन सुनने से मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। हम प्रफुल्लित मन करने के लिए, तन मन स्वस्थ करने के लिए, और धन स्वस्थ तभी होता है। स्वस्थ धन का मतलब सात्विक धन का हम जब संचय करते हैं, सात्विक धन हमारा आएगा, तन मन धन तीनों स्वस्थ। चलिए 45 हो गए हैं, हमारा अनुलोम विलोम हो गया है, कपालभाति भस्त्रिका हो गया है। अब हम कहते हैं भ्रामरी। भ्रामरी करते हैं 3 बार।
उद्गीत तो हम लोग करेंगे कि हमने एकाग्रता के लिए अपने स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए हमने किया उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत हमारा ओमकार का पूरा योगाहार, पूरा देश, जो विभिन्न राज्यों से हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सबकी आवाज ओमकार ईश्वर में पूरा वातावरण ओम में हो जाए। अपने पूरे उच्च स्वर से ओम का उच्चारण करना है 3 बार। ओम ध्यान 5 मिनट ध्यान करना है। सभी आंखें बंद रखें। हम धरती माता पर बैठे हुए हैं। म्यूट कर लें आंसू भैया, सभी लोग म्यूट कर लें प्लीज। साइलेंट म्यूट कर दे जी, धन्यवाद। और सभी ध्यान करें ईश्वर का। हम अपने जिनको आप जहां बैठे हैं, यानी आप अगर आंवली घाट पर बैठे हैं, मां नर्मदा जी का ध्यान करें। मां नर्मदा जी जो है हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। माँ कल कल छल छल बहती जा रही हैं। माँ का सिर से लेके अमरकंटक से लेके समुद्र तक माँ का ये रूप है। माँ के कहीं सिर है, कहीं गर्दन है, कहीं पेट है, कहीं चरण है, कहीं माने पूरा माँ नर्मदा जी का हम दर्शन करते हैं, हमारे सभी नर्मदावासी। और जहाँ से जहाँ भी बैठे हैं आप अपने गुरु का चिंतन करते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें मंत्र दिया है, मुक्ति मंत्र, जिससे हमें पार होना है, वो मंत्र जिन उन गुरुदेव भगवान को जिसको हम मानते हैं विभिन्न विभिन्न विधाओं में, हमारे इष्ट भगवान जिनको हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, हनुमान जी, दुर्गा जी, शंकर भगवान, भोलेनाथ सहित उनको ध्यान करें। और ये हमारा ध्यान चल रहा है। हमारे नीचे से ऊर्जा हमारी धरती माता में जो पोषक तत्व हैं, जो ऊर्जा है, वो धरती माता में है। कैसे है? एक धरती माता में एक जगह हमने नींबू का फल लगा दिया, हमने वहीं पपीता लगा दिया, वहीं हमने अमरूद लगा दिया, वहीं अनार लगा दिया। देखिए अनार का स्वाद, नींबू का स्वाद, पपीता का स्वाद, उसी धरती माता का पोषण से विभिन्न प्रकार के रस स्वाद आ रहे हैं। ऐसी माँ को पता है कि किन को हमें क्या ऊर्जा की आवश्यकता है। हमारे योगी भाई बहनों को ऊर्जा की क्या आवश्यकता है, वो माँ के ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। जब पॉजिटिव ऊर्जा आती है तो नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है। जिस प्रकार से बादल के धुआं, आगे से धुआं बाहर निकलता है, इसी प्रकार से हमारे शरीर से ये विकार, एंटीबायोटिक जो हमारी नेगेटिवता है, वो जो है दूर हो रही है। हमारी जो गैस है, जो हमारी अपन शक्ति है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी वाणी है, जो विकार है, वो दूर हो रहे हैं। सात्विकता हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। मान धरती माता हमारी हमें ऊर्जा दे रही है। हमारा सीधा कनेक्शन धरती से है। जहाँ भी संभव हो सके हमें धरती माता पर बैठ करके ही योग करना चाहिए, हमें भजन करना चाहिए। ये अर्थ है। अगर जब लाइट जलती है बिना अर्थ के नहीं जलती है, जब इसलिए अर्थ, ये प्रमाण है, ये अर्थ अति आवश्यक है। हम ऊपर अगर बैठे हैं तो निश्चित, अगर ऊपर के रूम में बैठते हैं, अगर संभव हो सके तो नीचे के ही रूम में बैठें। नीचे जमीन पर अगर चटाई बिछा के, ऐसे जो है कोई गलीचा बिछा के जो गड़े नहीं, बाकी जमीन पर ही अगर बैठा जाए बहुत उत्तम रहेगा। ध्यान कर रहे हैं, ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। पैरों में, घुटनों में, पिंडलियों में, कमर में, पेट में,
सीना में, गर्दन में, सिर में और नेत्रों में और पूरे शरीर में वो ऊर्जा अब प्रवेश कर चुकी है। पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। जहाँ जहाँ विकार हैं, जहाँ शरीर में गांठें हैं, जहाँ दर्द है, जहाँ रक्त विकार है, उस पर जो है अटैक कर रही है हमारी पॉजिटिव ऊर्जा, अटैक कर रही है। और जो विकार है, जो विषैले जीवाणु हैं, जिनकी वजह से ये हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, वो उनसे लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन जब हम धरती पर माता पर बैठे हुए हैं, धरती माता में बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। और इसके आगे जो ये विकारी शक्तियाँ है वो परास्त होकर के अपने आप बाहर भाग रहे। करिए ध्यान इस भाव के साथ। अब हम जो है पूर्णतः स्वस्थ की ओर बढ़ रहे हैं, हम ऊर्जावान हो रहे हैं, हमारे अंदर ऊर्जा विद्यमान हो गई है। हमने योग किया, हमने व्यायाम किए हैं, हमने सूक्ष्म व्यायाम किए हैं, आसन किए हैं और प्राणायाम करके हमने अपने पूरे शरीर को जो है पॉजिटिव बना लिया, ऊर्जावान बना लिया है। अब हमें कोई भी रोग हमारे पास नहीं आ सकते हैं। अब हमको आहार भी सात्विक करना है, हमें विचार भी सात्विक रखना है, हमें नशा नहीं करना है, हमें तंबाकू नहीं खाना है, हमें गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाना। अब हमें नहीं खाना है, हम खाते थे, हमको नहीं खाना। अगर खाते थे हमें बंद कर, कैसे भी हो करना है बंद। जो हम चाहेंगे वो होगा। हमारी ऊर्जा आ गई है, हमारे अंदर शक्ति आ गई है। हमें वो काम करना है जो हमें सारा संसार देख करके गलत ना करे। अगर सारा संसार देख करके अगर गलत कहता है तो हम गलत काम करते हैं। हम जो काम छिप के करना पड़ते हैं ऐसे काम नहीं करना है। हमें जो संसारिक जो वेद मुनियों ने, ऋषियों ने, ईश्वर ने जो नीति बनाई है, जो नियम बनाए हैं, उस पर चलना। चलिए हम प्रयास करें, इसी प्रकार से रोज प्रयास करें और जो है दोनों हथेलियों को हम ऊपर उठाएं और रगड़ें। हथेलियां गर्म करें, तेजी से रगड़ें। गर्म हो जाने पर नेत्रों पर, माथे पर लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं और चेहरे को मलें, नेत्रों को धीरे धीरे से खोलें। ये हमारा ध्यान भी हो गया, प्राणायाम भी हो गया, व्यायाम भी हो गया, आसन हो गए, सब कुछ हो गया। अब हमको हास्यासन भी करना है। बताओ करना है कि नहीं करना है? पहले सिंह बनना पड़ेगा, हैं? शेर। चलो शेर बनो, कैमरा खोलो, शेर बनो। पता नहीं क्या क्या कौन कौन बना है, चलो बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भालू बना होगा, कोई कुछ बना होगा, लेकिन हम तो क्या बात है। जीभ निकालने से हमारा गला साफ होता है। वाह बकरी शेर, काका जी, मीना जी, अशोक जी और डॉक्टर साहब और सारे लोग जो सदन में हैं, रंजना जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हंसी कल आ रही थी हमें काय पे, उसको हम भूल गए हैं। कल का बहुत अच्छा मैटर था, बाद में हमने कहा अब तो हंसा ही लिया है और काय के लिए रहे थे हम। कोई हंसाएगा मीना जी भूल गए, इसलिए भूल गए भाई साहब। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया, मुझे तो बहुत आनंद आया। आप लोगों को जैसा भी लगा हो, मुझे तो आनंद आ गया, मन मस्त हो गया। नहीं आज खूब छान, खूब छान, बढ़िया। अगर किसी का कोई कमेंट हो, 5 मिनट इसके लिए हैं। आपको अपनी बात रखना है, कोई मेरे लिए सुझाव हो, योग शिक्षक के लिए सुझाव हो, योग शिक्षक के लिए मार्गदर्शन हो, कोई सवाल हो, कुछ भी अपना मन के भाव। हाँ, शरद भैया के दर्शन हो गए, क्या बात है। तो ये कोई भी कर सकता है। 5 मिनट इसके लिए ओपन सेशन रखा है कि बीच में कोई ना बोले और अब बोल सकते हैं। जी स्वागत है सबका।
बहुत कोई भी सुंदर कमेंट? क्लास, बहुत बढ़िया, बहुत आज के योगाचार्य जी बस ऐसे बहुत शुभकामनाएं, बहुत अतिशय सुंदर क्लास। बस शरद ऐसे ही भैया, हंसते रहें आप, और हम योग कराते रहें और ऐसे ही हंसते रहें। तो हंसाने वाले तो आप है ना। नहीं नहीं, आप हैं। बहुत सुंदर। चाट बहुत खा अच्छा। चाट खा के हंस रहे हैं। क्या करें? चलिए खूब ठीक शान, खूब शान, मिष्टी मिष्टी, खूब सुंदर। वेरी गुड काका जी। आपने जो अभी वो सिंहासन किया है ना, वो बता रहा है कि आप में कितनी ऊर्जा है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। योगाचार्य जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए पूरे सदन की तरफ से। आज तालियां नहीं बजी कहो, चलो मैं बजा देता हूँ आप लोगों के लिए तालियां, सब परिवार के लिए तालियां बजा रहा हूँ। कान भी खींच लेते हैं, कान भी खींच लो। एक कान जो है वो जो है डॉक्टर रश्मि झा जी को याद करो, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को याद करो, कान खींचो। बहुत बढ़िया। यही विधा भी कान खींचना भी बहुत अच्छे है। बहुत झूला झुला दिया तुमने कंचन जी को, और उनको सबको देखो तो हम देख रहे थे यार, बहुत सुंदर आयोजन हुआ है। ये नहीं बताते हो तो कितना भव्य आयोजन। उस बेरी के पेड़ पर जो है झूला डला है, सारी माताएं बहनें इटारसी की सब जगह की कितनी भारी संख्या में बैठी, बढ़िया क्या झूला झूल रहे थे। ये परंपराएं हैं, ये आज भी गांव में जीवित है और बहुत बढ़िया इनका आयोजन होता है। बहुत अच्छा आयोजन हुआ, और आपके तो सारे आयोजन ही, आप तो जो है सबके दिल में बैठे हो ना। चलिए, तो आज शांति पाठ करते हैं। जी जी, शांति पाठ करा दीजिए योगाचार्य। कोई कुछ बोलेगा? अभी समय है 1 मिनट? नहीं, ठीक, चलिए शांति पाठ। ओम शांति, अग्निम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति। ओम सर्वं शांति 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 भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ रहें, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपने गुरुदेव इष्ट भगवान सहित सभी को प्रणाम करते हुए धरती माता को प्रणाम करते हैं। हे माँ, सब पर कृपा करे रहना, और पूरे हर परिवार को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शादीबाद, बहुत बहुत आज की योगशाला, जी, आज की योगशाला बहुत अच्छी रही है, और मुन्नीलाल सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमेशा ऐसे ही हंसते रहें और ऐसे हम लोगों को योग कराते रहें, और हमेशा ऐसे ही खुद का भी कान खींचें और सभी का कान खिंचवाते रहें। शरद भैया एक निवेदन था, शरद भैया एक जी, निवेदन था, कल की क्लास भी इनकी रहेगी, योगाचार्य जी की, बस यही निवेदन। कल का भी योग जो रहेगा मुन्नीलाल सर जी का रहेगा, और कल भी भारी सभी सदस्य लोग जुड़े और भी जोड़े, बहुत अच्छा। और अब मैं दूसरे सेशन में डॉक्टर राव साहब को छिंदवाड़ा से आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम लोगों को आज खेतीबाड़ी नई जो बोनी हम लोगों ने करी है उसकी देख रेख के विषय में हमें बताएं। छिंदवाड़ा कह रहे थे तो बालाघाट वाले नाराज हो जाते, पता है तुम्हें शरद भैया? बालाघाट वाले भी अपना मानते, छिंदवाड़ा वाले तो हैं, हम तो हमारे साइड का ही नाम लेंगे ना, जो किनारे में पड़े। जी, सभी को सादर प्रणाम। सदन का
सादर वंदन, अभिनंदन और आदरणीय शरद भैया को धन्यवाद। बहन रंजना जी ने कल आदेश दिया तो हम उपस्थित हैं और जैसा कि डॉक्टर साहब प्लीज बस मुझे क्षमा करना। आदरणीय शरद भैया, आप जो है बैठ करके कैमरा खोल करके आधा घंटा अभी जो आप डॉक्टर साहब हमें संबोधन कर रहे हैं कपालभाति करेंगे आधा घंटा, आप लगातार बैठे रहिए, आधा घंटा कपालभाति करते रहिए। जैसे इसलिए आपके लिए कैमरा खोल रखा है हमने, ये कपालभाति चलती रहना है, डॉक्टर साहब को सुनते रहे जी। ओ घड़ी देख के संवाद भी करना है, उनको संवाद भी करना है। जी ओम, जैसा कि आदेश हुआ है, निश्चित रूप से अभी हमारी सारी फसलों की बुआई हो चुकी है और ज़्यादातर मतलब अगर हम बोले 90 से 99% हमारी जो फसलें हैं मैं समझता हूँ अच्छी स्थिति में होंगी। और इस बार जिस तरह से भगवान इंद्रदेव बरस रहे हैं तो सभी क्षेत्र में लगभग फसलें अच्छी हैं और कहीं कहीं थोड़ा हो सकता है अतिवृष्टि के कारण कुछ बोनी फिर से करने की नौबत आई हो, तो वहाँ पर जरूर थोड़ी सी दिक्कत होगी। और इसमें थोड़ा सा एक सुझाव, एक मतलब जब भी हम फसल हमारी खराब होती है, एक बार की बोनी हमारी बैठती है, तो हमको जब दूसरी बोनी करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखें, या तो फसल बदल दें और या फिर हम उसको उपचारित करके, अच्छे से उपचारित करके बीजों को बोएं। क्योंकि अगर पिछली फसल सड़ी है तो कहीं ना कहीं जमीन के अंदर वो जो सूक्ष्म जीव है वो जीवित हो गए हैं जो आपकी बीज को सड़ाने के लिए कारगर है, तो उनकी संख्या आपके खेत में ज़्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जो भी फसल बो रहे हैं उसको, जैसे हम ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं, स्यूडोमोनास की बात करते हैं, तो इससे अच्छे से उपचारित कर लें और उसके बाद फिर बोएं। या हम ट्राइकोडर्मा को 1 क्विंटल गोबर की खाद के साथ मिला लें, 1 लीटर ट्राइकोडर्मा ले लें, 1 किलो 1 क्विंटल गोबर की खाद, 1 लीटर ट्राइकोडर्मा, ऐसा मिला के 2-3 दिन रख के इस जो हमारा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, इसको खेत में पूरे बिखेर दे 1 एकड़ में और फिर उसके बाद बुआई करें। तो हमारी जो अंदर फिर से जो सूक्ष्म जीव जीवित हो गए वो हमारी फसल को, हमारे बीज को सड़ा नहीं पाएंगे। तो ये जहाँ पे हम दूसरी बार बुआई कर रहे हैं उसमें जरूर इस चीज का ध्यान दें। तो ये बात तो हुई कि अगर कहीं बुआई बैठ गई है तो हम फिर से रीसोइंग करते हैं, तो वहां पर हमको ये ध्यान देना है। कुछ क्षेत्रों में जरूर हुआ, अभी आदरणीय शरद भैया भी बता रहे थे उनका 8 एकड़ का मक्का बैठ गया, तो ऐसा कई लोगों के साथ हो सकता है। जैसे ही पानी बुआई की और पानी तुरंत गिरता है तो ये समस्या आती है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अभी खरपतवारों की बहुत समस्या है। तो खरपतवार हमारी जो फसल की, जो हमारे किसानों की सबसे बड़ी चिंता होती है, तो खरपतवार हमारी जो फसलों की लगभग 30 से लेके 100% तक नुकसान करते हैं। तो इसमें हमको शुरू से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर छोटा कचरा हो, हम अगर शुरू में ही अगर निकाल देते हैं तो आपकी 1/10वां मेहनत में आप अपने कचरे को समाप्त कर सकते हैं। और अगर आप कचरे को बढ़ने देते हैं, वही कचरा आपका अगर 1 महीने का हो जाए तो फिर वो आपकी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान करने लगता है, फिर वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है। तो हम जब कचरा छोटा हो तब हम कुल्पा चला लें। हमारे जो डोरा, जो इधर इस क्षेत्र में डोरा चलते हैं, कुल्फे चलते हैं, हैंड हो जिसको बोलते हैं, व्हील हो आने, चक्के वाले आते हैं, जो साइकिल के चक्के वाले वो आ रहे हैं आजकल। तो इनको, ये काफी दिनों से आ रहे हैं, पर अब थोड़ा सा जो वीडीसाइड आ गए तो इनका उपयोग हमने कम कर दिया। खरपतवार नाशी दवाओं का उपयोग ज्यादा कर दिया, तो उसके कारण ये इनका उपयोग कम हो गया। पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो ये क्या करते हैं कि जमीन में हमारी जमीन को खोलते हैं, और जमीन को जब खोलते हैं तो इससे जमीन में हवा जाती है, तो जड़ों को थोड़ा सा एरेशन मिलता है। लगातार बारिश होती है, उसके बीच में अगर कोई ऐसा तरीका जिससे कि जड़ों को हवा मिलती है, तो आपने देखा होगा कि अगर जिस जमीन में हमारी गुड़ाई होती है, निंदाई होती है, वहाँ के पौधे एकदम तेजी से बढ़ते हैं। दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पर हमने वीडीसाइड डाला हो, तो वीडीसाइड खरपतवार नाशी रसायन हम जब डालते हैं तो वो कुछ दिन पौधे को दबा के रखता है,
तो वो मास्किंग करता है, थोड़ा मास्किंग इफेक्ट आता है। आपको पौधों पे आप देखेंगे तो पौधे आपके थोड़े से जमीन में मतलब कुछ दिनों तक हो, कुछ तो जैसे 2,4-D वगैरह डालते हैं तो उससे पौधे पीले पड़ते हैं, और दूसरे रसायनों में पीले नहीं पड़ते, पर फिर भी 10-15 दिन उनकी वृद्धि जो है वो दबी रहती है। पर अगर हम नींदानाश हम जो इसका उपयोग करते हैं, कुल्फा चलाते हैं, डोरा चलाते हैं, निंदाई गुड़ाई करते हैं, तो उससे आपके पौधों में एक दिन भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि पौधा दबा हुआ है। वो उसी दिन से, जिस दिन से आप उसको जड़ों को हवा देते हैं, उसी दिन से उसमें बढ़वार देखने को मिलती है और वो एकदम हरा आपको दिखाई देगा। तो ये काम हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। अभी सारे जो धान मक्का जो मुख्य फसल है पूरे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो धान मक्का सोयाबीन, ये 3 मुख्य फसल है। कुछ क्षेत्रों में मूंग उड़द भी इस समय बोई जाती है। तो मूंग उड़द और सोयाबीन में अभी कोई खाद की आवश्यकता नहीं होती है, पर जो मक्का और धान वाले हमारे किसान भाई हैं, इनको ये अभी यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। और बड़ी मतलब इसकी मारामारी भी हमारे यहाँ देखने को मिल रही है। तो मक्के में हमने ये देखा है, अभी हमारे किसान भाइयों से चर्चा होती है तो वो लोग 1-1 एकड़ में 4-4 बोरी 5-5 बोरी तक उपयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अपव्यय है यूरिया का। जो यूरिया हमें मिलता है 7 रुपए किलो, उसके लिए हमारी सरकार को 50 रुपए किलो से खरीदना पड़ता है। वो 2500 की बोरी आती है जो हमको 267 रुपए में मिलती है। तो ये 7 रुपए का यूरिया जो हमें मिलता है वो हमारे ही पैसे से हमारे देश की सरकार हमको खरीद के देती है। 50 रुपए से खरीद के आपको 7 रुपए में देती है। तो हम ऐसा नहीं कि सरकार दे रही तो सरकार का नुकसान कर रहे हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम 43 रुपए अनावश्यक रूप से खर्चा कर रहे हैं। अब इसमें ध्यान क्या देना है हमको, ये प्रति किलो का बता रहा हूं मैं कि 1 किलो पर आपकी लगभग 43 रुपए की सब्सिडी भारत सरकार देती है। इस पे ये जो हम यूरिया जो दे रहे हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब जमीन में यूरिया डालते हैं तो ये अत्यंत घुलनशील है, और ये जमीन में जैसे ही हम डालते हैं तो ये तुरंत घुल जाता है। अब घुलने के बाद इस यूरिया को कितने दिन वहां पे जमीन में रहेगा वो, तो ये मैं पहले भी पिछली बार भी जब बात हुई तो बताया था कि यूरिया जो नाइट्रोजन है वो अनस्टेबल है, मतलब रुकता नहीं है कहीं पर भी। अगर बहुत ज्यादा पानी आया तो उसके साथ चला जाएगा, बहुत ज्यादा धूप पड़ी तो उसके साथ उड़ जाएगा। तो यूरिया आपका जमीन में रुकता नहीं है। तो यूरिया जब भी हम दे रहे हैं तो इसकी कम मात्रा दे, 3 ग्राम 4 ग्राम जैसे मक्के में दिया जाता है तो प्रति पौधे, हर पौधे के पास ले जाके डालते हैं हमारे किसान भाई। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, पौधे के पास ही देना चाहिए। पर आप जब उसको दे रहे हैं, पौधे के पास दे रहे हैं, तो वहां पर आप 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम एक पौधे पर ढेर लगा देते हैं। उसमें से पौधा 2 ग्राम 3 ग्राम से ज्यादा उपयोग नहीं कर पाता है। जब वो उपयोग ही नहीं कर पाता है तो उसको देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम ये कोशिश करें, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमको 4 रोटी की भूख है तो हम 4 ही रोटी खाएंगे ना। अगर कोई 50 रोटी हमारे सामने रख दे तो भी हम 4 ही खाएंगे। तो ये हमको भी देखना है। और अगर मान लो हमने उसको ज्यादा खाने की कोशिश की तो हमें तकलीफ होगी, हमें पेट में तकलीफ होगी, हमारा शरीर मतलब हम किसी काम के नहीं रहेंगे। तो यही स्थिति हमारे पौधे के साथ होती है। तो हम उसकी 4 रोटी की भूख है, हम उसको 50 रोटी ले जाके दे रहे हैं, तो वो असहज हो जाता है और वो पौधा आपका एक तो वो भी हो गया, और दूसरा आपका जितना बाकी है यूरिया, आपका जो 3 ग्राम के बाद जो बचता है, 4 ग्राम के बाद जो बचता है, अब जो भी डालते हैं 20 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक मैंने देखा है, तो वो सारा हमारा मतलब बेकार जाता है। तो अगर हम इस पर ध्यान दें तो मैं ये समझता हूँ 20 किलो में हम 1 एकड़ में यूरिया मक्के में डाल सकते हैं। ऐसा ही हम धान के साथ करें तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दें। अगर आपको ऐसा लगता है हाइब्रिड्स हमारे किसान भाई लगा रहे हैं तो हाइब्रिड्स की जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मतलब इनको पोषक तत्व ज़्यादा आवश्यकता में लगते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में अगर पोषक तत्व लग रहे हैं, अगर वो नहीं देंगे तो ये उत्पादन और कम कर देंगे, जो हमारी देसी वैरायटी है उससे भी कम देंगे। तो इनको भोजन आपको पर्याप्त देना पड़ेगा।
तो जब आप इसको यूरिया देना ही चाहते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में दें। आप हर हफ्ते दे दें। 20 दिन के बाद हम सामान्यतः यूरिया देना शुरू करते हैं। उसको बोलते हैं CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, मतलब उसकी झकड़ा जड़ें जो है, बारीक वाली जड़ें, वो निकलना शुरू होती है। तो 21 दिन में वो जड़ें निकलना शुरू होती है। तो उस दिन के बाद हम उसको देना शुरू करें तो पहला 21 पे दें, फिर 7 वाला 28 पे दें, फिर उसके बाद 7 वाला 35 पे दें, फिर 42 पे दें, फिर 50 पे दें। तो ऐसा छोटे छोटे टुकड़ों में करके अगर आप उसकी मात्रा देते हैं तो उसको रोज खाना मिलता रहेगा। मतलब हम हफ्ते के हफ्ते दें। हम एक बार महीने में हमने पहला 20-25 दिन पे डाला, उसके बाद 45 दिन पे जाते हैं, फिर उसको डाल दिया, फिर हो गया। तो ये हमारा जो फर्टिलाइजर देने का जो तरीका है वो गड़बड़ है, तो इसको ठीक करने की आवश्यकता है। और ये राष्ट्रीय नुकसान है। मैंने इसके लिए एक आर्टिकल भी लिखा था, उसमें पत्रिका में छपा भी था वो। तो इसको भी मतलब हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान अपने उसका करते हैं और हमको उसका फायदा नहीं मिल रहा है एक्चुअली में। अगर हम दे रहे हैं और उससे लाभ मिल रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं, पर लाभ नहीं है वहां हानि हो रही है। तो हानि हम खेत की भी कर रहे हैं और हमारे अपने स्वास्थ्य की भी कर रहे हैं, भूमि के स्वास्थ्य की भी कर रहे हैं और राष्ट्र की भी कर रहे हैं। तो ये इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इसके बाद जो हमारी धान की खेत में, धान भी हमारे देश की मतलब मुख्य फसल है। तो मक्के की मैंने बात की। धान की फसल में अभी जैसे हम बात करें तो इसमें अब कंसा फूटने, मतलब जो उसके टिलर्स निकलते हैं, कंसे फूटते हैं, कहीं पिखाटे बोलते हैं, कहीं टिलर्स कंसे बोलते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उसको नाम से जानते हैं। मतलब जितने ज्यादा उसमें पौधे के साथ उसकी नए टिलर्स निकलेंगे, नए कंसे फूटेंगे, तो उतने ज्यादा उसमें धान का उत्पादन होगा। और ये एक साथ निकलने चाहिए। क्या होता है धान में, अगर अलग अलग समय में टिलर्स निकलेंगे तो कोई पहले, किसी में पहले बाल आ जाएगी, किसी में बाद में बाल आएगी। तो जो पहली वाली बाल है वो पक जाएगी, जो नई वाली बाद में निकलने वाली बालें हैं वो छोटी रह जाएगी और उसमें दाना नहीं भरेगा। तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि धान अगर जब भी लगा रहे हैं तो उसमें एक साथ टिलरिंग होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि उसकी जड़ों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें। तो इसके लिए जो तौची गुरमा होता है और ये उसमें जो खेत में चलाया जाता है उससे उसकी जड़ें टूटती है। मतलब नींदानाशक का उपयोग करने के बजाय अगर आपने SRI विधि से लगाया है, लाइन से अगर आपने धान बोई है, या अभी प्लांटर आ गए हैं, इसके राइस ट्रांसप्लांटर आ गए हैं, मशीनें आ गई है, तो उनसे अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके स्पेस पूरा रहता है जिसमें आप ये कोनोवीडर या ताउची गुरमा चला सकते हैं। तो इससे आप अगर चलाते हैं तो जड़ें उसकी डैमेज होती है धान की, और जैसे ही जड़ें डैमेज होती है तो उसके कंसे फूटते हैं। तो इस समय अगर हम उसमें इस तरह की कोई क्रिया करते हैं तो उससे फायदा मिलता है। अभी जो रोटावेटर है, जो वीडर है, मशीन चलित वीडर भी आ गए, सिंगल रो और डबल रो। तो डबल रो में दिक्कत हो जाती है क्योंकि कई बार लाइनें अगर ठीक नहीं हो तो डबल रो वाला दिक्कत करता है। पर सिंगल रो वाला जो वीडर है, पावर वीडर है, वो बहुत बढ़िया काम का है और एक दिन में 3-4-5 एकड़ तक हमारे किसान भाई उसमें गुड़ाई कर सकते हैं अगर आदमी आप बदल के अगर करते हैं तो ये भी हम गुड़ाई जरूर करें और खरपतवारनाशी रसायनों के उपयोग से थोड़ा सा बचने, अगर कोई अंतिम विकल्प के रूप में इसका उपयोग करें। हम रसायन की भी बात करते हैं, दवाइयों की भी बात करते हैं, पर वो अंतिम विकल्प होना चाहिए हमारा। जब तक हमारे पास दूसरे विकल्प उपलब्ध हो तो हम उनका उपयोग करें। जब कुछ नहीं बचे तब फिर हम करें कि चलो अब ये दवाई डाल देते हैं। तो अब जब ऐसा करेंगे आप तो निश्चित रूप से आपकी दवाइयां भी कम लगेगी, उनकी मात्रा आपको कम उपयोग करना पड़ेगा। तो ये धान में इस चीज का अगर ध्यान देते हैं कि उस समय जो अभी टिलरिंग की अवस्था आती है, इस समय अगर हम कुछ चला देते हैं तो ये फायदा करती है। किसान भाई अगर नहीं चला पाते तो हम ये भी एक सलाह देते हैं कई बार, क्योंकि बालाघाट में मैं था तो वहां पे हम लोग बोलते थे कि खेत में 10-20 लोगों को, बच्चों को, किसी को भी ले लो और खेत में बोल दो कि घूम जाओ, ऐसे ही घूमो, फालतू घूमो। तो वो भी एक तरीका काम करता है
कि उसकी उसकी जड़ें डिस्टर्ब होती है। जब चलता है आदमी पौधों के पास तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, तो उससे भी आपकी टिलरिंग इनिशिएट होती है। तो ये भी एक तरीका धान में किया जा सकता है। अब सोयाबीन, मूंग, उड़द, इनकी अगर बात करें तो इसमें सबसे जरूरी चीज है आज की तारीख में जल निकास, क्योंकि पानी लगातार गिर रहा है और लगभग सब जगह पानी की बारिश हो रही है। तो हमारे किसान भाइयों से यही सलाह दी जाती है कि आप हमेशा रोज खेत जाएं और खेत में ये देखें कि कहाँ पानी भर रहा है और उसको कैसे निकाला जाए। क्या है, हम जैसे ही हम लेट हो जाते हैं, मान लो अगर हम रोज नहीं गए, 2 दिन बाद पानी गिर रहा, कौन जाएगा खेत, तो वो आप बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि जब तक आप जाएंगे तब तक आपके सिर से पानी ऊपर चढ़ चुका होगा और फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। क्योंकि अगर एक बार आप पानी निकाल देते, निकासी की व्यवस्था कर देते, तो हो सकता है आपकी फसल पूरी बच सकती थी। और जहां फसल आपकी 24 घंटे 48 घंटे उसकी जड़ें पानी में रही, पानी में अगर उसका तना डूबेगा तो मुंह जो आपकी सोयाबीन है, उड़द है, मूंग है, इसमें जड़ गलन शुरू हो जाएगा और उसको फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और भूमि जनित रोग एक बार इनमें लगते हैं तो ये बहुत मुश्किल से कंट्रोल होते हैं। और जो बहुत सारी दवाइयां भी उपयोग करने के बाद मैंने ये देखा है कि किसान भाई उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जल निकास अच्छे से करें और इन पर ध्यान दें। और अभी जो है कीट भी बहुत सारे आ रहे हैं हमारी फसलों में, तो आप लोगों के प्रश्न भी वो हो जाएंगे। अगर हमारे किसान भाई जो अगर किसी के दिमाग में जो भी आ रहा, हमारे साथी लोग जो भी जिसके दिमाग में अगर कुछ आ रहा, तो आप अपने प्रश्न भी कर सकते हैं। आदरणीय लालजी भाई का हैंड रेज है, कृपया आप संवाद करें। जी सर, बहुत अच्छा आपने परमिशन दे दी बीच में क्वेश्चन करने की। तो अभी हम बीच में भी प्रश्न आपसे कर पाएंगे। अभी हैंड रेज करें आप सभी लोग जिनको भी कुछ क्वेश्चन पूछने। हमने कर दिया। जी 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 सर, सादर आमंत्रित हैं आप। धन्यवाद सर। संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज हमने इनकी ड्यूटी लगा दी कि आधा घंटा इन्हें कपालभाति बैठ के करना है, तो हो सकता है वो हमें नहीं बुला रहे हो, लेकिन चलिए ये आप डॉक्टर साहब को प्रणाम। और डॉक्टर साहब का जो स्नेह योगाहार कार्यक्रम में मिलता है, निश्चित आपके मार्गदर्शन से कई किसानों ने जो है आपका सुझाव माना, आपका मार्गदर्शन प्राप्त किया और उन्होंने अपनी खेती जो सुधारी है, जिन्होंने खेत में परिवर्तन लाए हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शादीवाद। आप केवीके के प्रधान वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रधान हैं और आप अभी बालाघाट से छिंदवाड़ा में, और जहाँ जहाँ आप रहे होंगे निश्चित आप अपनी छाप छोड़ जाते हैं। वहाँ के लोग हमेशा याद करते हैं आपको, ये मानते ही नहीं कि आप दूसरे जिले में पहुँच गए। आप उनको मार्गदर्शन देते रहते हैं। ये अधिकारियों का जो है स्वभाव होना चाहिए। और विशेषकर जो किसानों से, गरीब योजनाओं से, ग्रामीण क्षेत्रों से जो जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय डॉक्टर RL रावत जी से प्रेरणा लें कि कैसे जो है उनकी सेवा, उनकी दुआएं जो लगती हैं वो निश्चित। अब देखना आप, आपका परिवार, बेटी और सब कहाँ पहुंचने वाले हैं, ये भी हम सब देखेंगे। ये सब दुआएं हैं, किसानों की दुआएं हैं, आपके साथ गरीबों की दुआएं निश्चित लगती हैं। दुआएं तो बहुत काम करती हैं। पूजा पाठ करने का फल नहीं मिलता, जो दुआओं का फल मिलता है वो हम सबको दिख रहा है। अब आते हैं हम सवाल पर। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि हमने आज से 30 वर्ष पहले एक मूंगफली बोई थी 1 क्विंटल, और वो मूंगफली जिस दिन बोई थी उसी दिन पानी बरस गया था, तो वो कुछ दाने बह गए थे। उसमें हमने दोबारा फिर हमारे उसमें मूंगफली बोई गई, तो उसमें 2 प्रकार की मूंगफली हो गई थी। फिर एक बड़े दाने की, और वो तो जो बड़े दाने की मूंगफली थी वो मूंगफली उसके साथ जमी और उसको अपन ने निकाला और बेच दिया। दूसरी साल फिर वो जमी। अभी पिछले वर्ष भी वो बिना बोए वही दाने जमे और वो भी उत्पादन हुआ। मंडी में ले गए तो बोले यार इसको इसमें मिला क्यों दिया तुमने? हमने कहा ये तो बिना बोई जमी है। बोली ये इसका भाव अच्छा है, बहुत लंबा दाना होता है उसका, बड़े वाले दाने वाली वो। तो वो अभी इस साल जो है हमारे यहाँ हमारे यहाँ बोनी नहीं हुई है, किसी को बतर नहीं मिला है। लगातार पानी की वर्षा होते होते किसी भी किसान ने, जिनने बो दिया उनका भी नष्ट हो गया है। बहुत पानी बरस रहा था, अभी बरस रहा है,
तो हम लोगों ने नहीं बोई है, लेकिन हमारी जो वो जो 1 एकड़ में जो मूंगफली बोई गई थी तीसरी वर्ष, वो मूंगफली जमी हुई है, बढ़िया खूब फल फूल रही है। उसके लिए हम चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन, 1 रुपए का ही उसमें ना हमने जोता है, ना बोया है, ना कुछ किया है, और मूंगफली 1 एकड़ में खूब जमी हुई है, तो उसका क्या करें, उसके लिए मार्गदर्शन है। थोड़ा नीला वगैरह हो गया है उसमें। जी जी, बहुत सुंदर। मूंगफली आपने जो बताया वाकई में ये चमत्कार से कम नहीं है। देखिए, मूंगफली का बीज तो नहीं रहा होगा, फलियां जरूर छूट जाती होगी। जब हम उसकी फलियां निकालते हैं तो जो फलियां छूट जाती है तो उसका जो बाहर का आवरण है, जो नट होता है, तो वो सड़ता नहीं है जल्दी। तो वो आप उसके बाद तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में पानी नहीं रहता, तो वो जमीन में पड़ी रहती है, और जैसे ही फिर बारिश में उसको पानी मिलता है तो वो मूंगफली निकल आती है। और हम लोग जैसे जहाँ भी जो मूंगफली वाले क्षेत्र है जहाँ मूंगफली लगती है, तो वो लोग मूंगफली को स्टोर करना है तो फली के अंदर ही रखते हैं। जब खाना होता है तो फिर निकाल के खाते हैं, क्योंकि उस समय उसमें कड़वाहट नहीं आती, जिसको रेंसिडिटी बोलते हैं। जो उसके नहीं तो आप रखेंगे कुछ दिन तो उसमें टॉक्सिन हो जाता है, फंगस डेवलप हो जाता है, फिर आपको वो नहीं होती। तो ये बहुत बढ़िया, अच्छा एक बढ़िया उदाहरण मिला है। और निश्चित रूप से अगली जो आप बात कर रहे हैं कि कैसे उसको वो करें, तो एक चीज है, हम मूंगफली में हमेशा बोलते हैं, अगर आपकी अवस्था आ गई है 35-40 दिन की, उसमें अगर समय आपको मिलता है, पानी आपको अलाउ कर रहा है, तो आप मिट्टी चढ़ा दें। अगर मिट्टी चढ़ाएंगे तो उसके क्या पेक्स निकलते हैं, उसके नीचे वाली जो शाखाएं हैं उससे उसके फूल निकलते हैं, जो जमीन के अंदर जाते हैं, वहां पे मूंगफली बनती है। तो वो जो मूंगफली बनने की प्रक्रिया, अगर उसमें मिट्टी चढ़ाते हैं हम, तो आपका उत्पादन बढ़ जाता है। तो हमेशा पुराने समय में लोग मिट्टी चढ़ाने की बात करते थे, अब तो हम थोड़ा सा एडवांस हो गए, तो अब मिट्टी चढ़ाना भूल गए। तो मिट्टी अगर चढ़ाएंगे आप तो निश्चित रूप से उसमें मूंगफली बढ़िया होगी। बाकी आपको कुछ करना नहीं है, वो कचरा अपने आप दब जाएगा मिट्टी चढ़ाएंगे तो मुझे मूंगफली में इतना आप कर दीजिए, आपको देखिएगा उत्पादन अच्छा मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, वो जो खेत है वो उसमें हम गेहूं भी बोते हैं, उसमें गेहूं बोया गया, पूरे गेहूं में पानी दिया जाता है, वो पानी देते रहे उस समय, और इसके बावजूद भी वो मूंगफली जो है हुई है। ये तो बहुत चमत्कार ही लग रहा है। हाँ, चमत्कार तो है, पर रबी में पानी हमारा उतना नहीं होता कि मूंगफली को तोड़ उसका बीज अंदर से टूट के हो जाओ। वो एक आपको, ये तो हम बोल रहे हैं ना कि हमें भी चमत्कार लग रहा है कि तीसरे साल अगर कोई फसल हो रही तो वो लगातार आपकी जो मूंगफली छूट जा रही है उसमें खेत में। और इधर क्या है, इस क्षेत्र में क्या होता है, दूसरे क्षेत्र में यहाँ पे पूरा खोद लेते हैं, एक एक दाना निकाल लेते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है। तो इसका ही फर्क पड़ता है। तो निश्चित रूप से वो जब आप उखाड़ते होंगे तो कुछ नीचे रह जाती होंगी, वो आपके काम आ रही है। जी ओम। बहुत अच्छा सर। और मूंगफली का स्वाद हमारे बारिश के कारण आने लगा है, और अब याद रखना है कि सदन को मुन्नीलाल सर खूब सारी मूंगफली खिलाएंगे। और सर मैंने देखा है कि जैसे अपन लोग, सरसों रहती है तो बारिश भर पानी गिरता है लेकिन सरसों उगती नहीं है, वो जब ठंड आती है जब ही उगती है। तो प्रकृति अपना काम बड़े उससे करती है, और वो बहुत खूबसूरत होता है जो खुद ईश्वर उसको वो करते हैं। तो वो मूंगफली में भी ऐसी कुछ हुआ होगा। अब मैं आदरणीय अशोक भैया को बुलाता हूँ, उनका हैंड रेजिंग। अशोक भैया आप आमे। जी ओम। सदन को नमस्कार। मेरा प्रश्न ये था कि नैनो यूरिया और ये यूरिया में क्या फर्क है? नैनो यूरिया में जो तरल पदार्थ आया नैनो, जी भैया, के बारे में बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। ये एक्चुअली में जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो नैनो यूरिया और यूरिया, तो जो यूरिया है हमारा, इसमें 46% नाइट्रोजन होता है, और ये जमीन में हम डालते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा नैनो यूरिया होता है उसमें पहले 4% आता था, फिर 8 किया, अब 20% तक उन्होंने डेवलप कर लिया है। तो 20% का हमको नैनो यूरिया मिल रहा है। तो नया जो अभी आ रहा है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी है। अब दूसरी बात, उसमें आपने जो बोला कि इसमें अंतर क्या है, तो एक तो इसमें जो पार्टिकल साइज है, जो उसके कणों का आकार है, वो कम कर दिया गया है। तो उससे जो हमारी यूरिया की जो पावर है वो बढ़ गई है। तो छोटे छोटे, जैसे अभी हम शुरू में जब आपने सुना होगा कंप्यूटर जब आया था, तो हमारे मकान के बराबर पहला कंप्यूटर जो बना था वो किसी बिल्डिंग के बराबर था।
तो वो, और उसमें बड़े बड़े डायोड लगते थे जो पहले उसमें आते थे ना रेडियो में, ट्रांजिस्टर में, तो बड़े बड़े डायोड लगते थे और उसके बाद वो बना था और उसकी क्षमता बहुत कम थी। आज हमारे मोबाइल की जो क्षमता है उससे भी कम उसकी, मतलब वो 50-60 GB का रहा होगा, और आज हमारा 128 GB का अपना मोबाइल आ जाता है। तो ये जो नैनो की बात कर रहे हैं, तो ये नैनो का कमाल है। तो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसको अब हर क्षेत्र में लाया जा रहा है। तो ऐसे ही वो नैनो पार्टिकल उसके कर लिए नाइट्रो जो यूरिया है उसके, और वो नैनो पार्टिकल अब हमारे फसल के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब इसमें काम कैसे करता है, हम यूरिया जमीन में देते हैं तो जमीन में जितना यूरिया देते हैं हम, तो ये पानी से घुल जाता है और घुलने के बाद वो अमोनिकल फॉर्म में बनता है, फिर वहां से नाइट्रेट फॉर्म में चेंज होता है, और नाइट्रेट ज्यादातर नाइट्रेट फॉर्म में हमारे पौधे लेते हैं NO3 के रूप में। तो ये जो नाइट्रेट फॉर्म में जब हमारे पौधे लेते हैं तो ये उसकी जितना हम यूरिया देते हैं उसका मुश्किल से 25 से 30% भाग हमारा पौधे उपयोग कर पाते हैं। जो पौधे के पास उपलब्ध होता है उसका, जो उपलब्ध है उसका, जो बह गया, जो नीचे चला गया, लीच आउट हो गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हमने 10 ग्राम डाला, घुला, तो लीच आउट हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो वो उसको छोड़ दें। पर जो उसकी जड़ के पास है उसका जो है वो 20 से 25% या 25 से 30%, तो लगभग इतना यूरिया पौधे उपयोग कर पाते हैं। तो ये अधिकतम उपयोग क्षमता है पौधों की कि इतना नाइट्रोजन उपयोग कर पाएंगे। पर जब हम फॉलियर स्प्रे देते हैं तो ये पूरा पत्तियों के ऊपर गिरता है, और ये पत्तियों के जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं पत्तियों में, रंध्र पाए जाते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस होती है। हम लोगों ने पढ़ा है, जब हम लोग हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में पढ़ते हैं तो हमने उसको पढ़ा है कि स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो ये जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा का काम ही है कि जो बाहर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेना और उसमें अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए अंदर उसको देना, और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करना। तो ये काम लगातार चलते रहता है दिन भर। तो ये जो स्टोमेटा है उसके छेद से ये हमारे जो पार्टिकल्स है, नैनो पार्टिकल, आसानी से अंदर चले जाते हैं, और ये लगभग 85% तक पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और चूंकि ये नैनो पार्टिकल्स के रूप में है तो ये पौधों में, उसकी सेल्स में बना रहता है और अपघटित नहीं होता। तो ये उपयोग जमीन, मतलब जैसे अभी हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने शक्कर खाई, तो शक्कर हमने खाई तो वो कितनी देर तक शरीर में रहेगी? जब तक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद वो जितनी उपयोग हुई नहीं तो बाकी फिर एक्सक्रीटा के रूप में हमारे जो उससे है मलमूत्र द्वारा बाहर हो जाएगी। तो यही पौधों के साथ होता है। वो उसके साथ, मतलब जो हम यूरिया देते हैं वो भी पूरा उसके साथ नहीं रहता, पर जो हम नैनो वाला देते हैं वो पूरा का पूरा उसके सेल्स में बना रहता है, और जब जब पौधों की आवश्यकता होती है वो उसको उपलब्ध होते रहता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी पत्तियों में ही होती है, तो वहीं से वो चूंकि एब्जॉर्ब हो जाता है, वहीं से वो शुगर के साथ मिल के नीचे जाके अपना प्रोटीन बनाता है, अलग अलग तरह की चीजें बनाता है। तो ये जो जहां उसकी उपयोग है वहीं पर जाकर ये डायरेक्ट काम करता है। इसलिए नैनो यूरिया जो हमारा यूरिया है उससे ज्यादा बेहतर है। दूसरा, हमको बोरिया ढोने की वो खत्म हो गई, सिर्फ हमको क्या करना है कि स्प्रे करना है। स्प्रे समय ध्यान रखना है। स्प्रे करने का समय ये होता है जब पौधा पूरा खेत में पूरी तरह से हरा हो जाए। खेत में अगर जाएगा, जमीन पे जाएगा, तो इसका कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। तो हमें इसको ग्रीन पे उपयोग करना है, मतलब पूरा पौधा हरा हो। अगर खेत आपका पूरा हरा दिख रहा है उस पर उपयोग करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। तो ये मोटा मोटा ये था भैया जी। हेलो, ये जो मक्का के लिए कौन सा यूरिया अच्छा रहेगा, नैनो वाला के ये वाला अपना दाने वाला? हम सभी फसलों के लिए बोलते हैं शुरू का डोज जो है वो पहले आपको यूरिया का देना। पहला डोज जो CRI स्टेज में है वो आपको पहला डोज आपको नैनो का देना, उसका देना है यूरिया, ग्रेनुलर यूरिया का। और उसके बाद अगर आपके खेत पूरा ढक जाता है तो आप नैनो यूरिया ही उपयोग करिए उसके बाद। तो सर, पर ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा, जो नैनो यूरिया नहीं, अब भले आप बोल रहे हो उन्होंने 20% कर दी, लेकिन जो अभी पहले आता था ना उससे कोई असर नहीं होता था फसल को, सिर्फ ये यूरिया से ही असर होता था। नैनो यूरिया से फसल को कोई असर नहीं होता, तो कोई फायदा ही नहीं होता था। ये मेरा कहना भैया। जरूर हो सकता है, आपका अनुभव हो सकता है, पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के अनुभव हैं
और मतलब अपने जैसे ही लोग हैं वो, ऐसा मतलब कोई वैसे किसान नहीं है। बहुत ऐसे किसान हैं जिन्होंने जो बहुत अच्छी खेती करते हैं, 40-40, 50-50 एकड़ में जिनके गन्ने लगते हैं, उनने मुझे बताया कि सर बहुत बढ़िया, मतलब बोले हमने क्लियर कट दिखा कि हमने जहाँ छोड़ दिया था, बोले हमारी टंकी खत्म हो गई, मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा था तो हमारे लेबर जाने को बोल रहे थे या कुछ तो भी प्रॉब्लम थी उनकी, तो बोले हमने छोड़ दिया, उतना एरिया जो छूटा रहा बोले उस एरिया में एकदम चेंज था, और जिसमें नहीं हुआ तो अब ये है कंडीशनल हो सकता है, किस तरह की कंडीशन रही हो। एक दो चीज ध्यान रखने की है, जब भी हम यूरिया, नैनो यूरिया का स्प्रे कर रहे हैं मॉर्निंग में नहीं करें, सुबह ओस के समय बिल्कुल नहीं करें। अगर ओस आपकी रहेगी पौधे पर तो उस समय नहीं करें, और दोपहर के बाद आप इसको कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा इसका इतना ध्यान रखना है। ज्यादा तेज धूप हो तो उसमें भी थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए, पर 9 बजे के बाद आप इसको उपयोग करें तो ये एक मोटा सा वो है। और नैनो डीएपी भी आ रहा है, तो नैनो डीएपी के भी बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। मक्के में तो हमने उसकी सीडलिंग को जो बीज है, बीज को उपचारित करके, और उससे अगर हम वो करते हैं 5 ग्राम 5 ml जो है नैनो डीएपी प्रति किलो बीज मक्के के साथ बीज उपचारित कर दे, फिर उसको बोएं, तो आप देखेंगे एकदम अंतर दिखता है। दोनों की सीडलिंग जो पौधे होते हैं, आपका 15 दिन का उसका नॉर्मल पौधा और 15 दिन का ये नैनो डीएपी से ट्रीटेड पौधा, दोनों में अंतर आता है। 40 से 50 दिन बाद हम फिर 40-45 दिन के लगभग जब मक्के में आपका वो निकलने वाला है, तो नैनो डीएपी का एक स्प्रे कर दे तो बढ़िया इफेक्ट, बढ़िया परिणाम आते हैं। जी जी भैया, बहुत अच्छा सर। अब मैं रमेश दादू जी को बुलाता हूँ, आज वो वाशिंग की तैयारी में भी हैं और अपना क्वेश्चन करें। जी दादू। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही सर। दो प्रश्न है सर। एक तो जैसे यूरिया के संबंध में जो है कि अब मात्रा बढ़ा दी गई है, पहले कम थी अब मात्रा बढ़ा दी गई है। तो जैसे आपने कहा कि 20% कर दिया और हमें यूरिया मिलता है 46%, तो क्या हम इसको डबल कर देंगे तो फायदा होगा या सिंगल ही रहेगा? नहीं जी पहले ये 20% बहुत टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो डिफरेंट चीज है। हम 46% की तो अलग चीज है, और ये नैनो एकदम अलग चीज है। तो इसको आप बिल्कुल मत बढ़ाइए। 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करने की बात इसमें है, और ये इससे ज्यादा आपको उपयोग नहीं करना है। दूसरा प्रश्न करें दादी। सर, जैसे अभी हमने पिछले दिनों देखा कि जिप्सम का उपयोग करके जो रोपा बनाया गया वो बहुत अच्छा बना था, उसका कलर बहुत अच्छा आया था। तो जिप्सम का उपयोग कैसे किया जा सकता है इन धान में, ये आप बताएं। यानी जिप्सम का उपयोग हमको हमेशा, मतलब जो ये भूमि सुधारक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारी जो भूमियां जो है जो थोड़ी सी क्षारी हो रही है, तो उनमें हम उपयोग करते हैं, तो ये क्षारी भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो इसको हम जो शुरू में उपयोग करें, जब हमारी बोनी हो रही है, हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, कीचड़ बना रहे हैं, तो उस समय हम इसको खेत में मिला दें। जैसे हम फास्फोरस और पोटास को मिलाते हैं, उसी समय इसको उपयोग करना चाहिए। 10 किलो से लेके 25 किलो तक हम प्रति एकड़ इसको मिला सकते हैं जिप्सम से। पर जमीन अम्लीय हो तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जिप्सम का उपयोग सामान्यतः हम क्षारीय भूमियों में करने की सलाह देते हैं, क्योंकि उससे एसिड निकलता है। जी जी ओम सर, जी ओम। बहुत अच्छा सर। अब मैं डीडी शर्मा सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें, और आज दादू जा रहे हैं तो उन्हें शुभकामनाएं जेबी क्लैप के लिए, और वो अपना सभी लोगों को लेके जा रहे हैं, और सभी लोग जीवक ट्राइकोडर्मा, आपका बवेरिया, ये सब बनाने को सीखेंगे। अब मैं शर्मा सर को बुलाता हूँ, डीडी शर्मा सर। आपने नमस्कार जी, डॉक्टर को मेरा प्रणाम। आपने जो ये आज वार्ता की है यूरिया के ऊपर,
तो ये देश का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक न्यूट्रिएंट है, और अगर यूरिया ना हो तो शायद यहाँ भूखमरी मर जाए हो जाए। लेकिन समय बहुत खराब चल रहा है कि हम यूरिया के ऊपर आधारित हो गए। कैल्शियम नाइट्रेट कैन के नाम से जो हमारी एक खाद थी वो हमने ख़त्म कर दी। कि क्या कारण थे वो तो सब आप जानते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि नैनो यूरिया और दूसरा जो ये ग्रेनुलर यूरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को यूज़ करने चाहिए। और नैनो यूरिया का मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि नैनो यूरिया से क्या एसिडिक नेचर हो जाता है सॉइल का? और जो आपका नाइट्रेट फॉर्म है हमारी जो हम सॉइल बेसल डोज देते हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मात्र 25 से 30% ही पौधा इसको ले पाता है, बाकी सब जो है ये मिट्टी में जो है मिल जाता है और अम्लता जो है एसिडिक सॉइल को करवा देता है। यूरिया आज ऐसा हो गया है जैसे एक शराब पीने वाला शाम को वो ज़रूर लेना चाहेगा, वैसे ही यूरिया मिट्टी को भी नशा है कि मुझे यूरिया मिले। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो सब्जी उत्पादन होता है उसमें सब बहुत ज़्यादा यूरिया का, खास करके हमारी जो कोल्ड क्रॉप्स है, आपके कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, तो इसमें बहुत ज़्यादा यूरिया हो रहा है सर। और हमारे ऑर्चर्डिस्ट जो एप्पल ग्रोवर्स है वो यूरिया का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा तो अभी सभी किसानों से यही निवेदन है, जैसा आप बोल रहे हैं कि यूरिया का सही इस्तेमाल, ज़्यादा डोज नहीं देनी चाहिए, और जो 7, 14, 28, 42 जो प्रोसीजर है आपके सीरियल क्रॉप्स में जो कहा वो होना चाहिए। तो ये जो अभी कह रहे थे कि जी शुरू में जो नैनो यूरिया का हमें असर नहीं हुआ, वो कारण यही था कि जो यूरिया का नशा है, अगर हम जो वाइन लेते हैं या विस्की लेते हैं उसका अगर हम चेंज करते हैं तो वो शायद असर ना होता हो। मैं यही कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा आज ये यूरिया के बारे में और अन्य बातें कही हैं। तो मैं ये जो कह रहे थे हमारे भाई साहब कि फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि वैज्ञानिक, किसान भी एक वैज्ञानिक है। आधे पोर्शन में या 25% में उसे नैनो यूरिया यूज़ करना चाहिए, 75% में आप दूसरा यूरिया करें, तब आप कंपैरिजन देखें कि किसमें फ़ायदा हो रहा है, किसमें घाटा हो रहा है। तो मेरा प्रश्न ये था कि नैनो यूरिया भी क्या एसिडिक को बढ़ावा देता है कि नहीं? धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर आपके मार्गदर्शन हमेशा रहता है और निश्चित रूप से सदन आपसे लाभान्वित होता रहता है। डॉक्टर साहब, इसमें एसिडिटी की कहीं कोई संभावना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपकी प्लांट लीफ में जाता है और क्वांटिटी इतनी कम है कि वो किसी भी तरह से उसको मतलब सॉइल की कंडीशन को प्रभावित नहीं करता। दूसरा, हम ये भी जो रिकमेंडेशन ही है कि सॉइल में जाना ही नहीं है, डायरेक्ट लीफ में जाना है, लीफ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो किसी भी कंडीशन में ये एसिडिटी कॉज नहीं करता है, एसिडिटी इससे जमीन में नहीं होगी। जी ओम। जी धन्यवाद, थैंक यू। जी बहुत अच्छा। अब मैं आदरणीय भुवनेश्वर सर को बुलाता हूँ कि वो हमें। जी डॉक्टर साहब को ओम, और जितने भी हमारे बंधु हैं सबको सादर प्रणाम, अभिनंदन। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि फसलों में जो फोलियर स्प्रे है और जो जड़ से, रूट से देने की जो फर्टिलाइजर लेने अपटेक करने का जो क्षमता है वो कितनी % है, कितना % तक वो माध्यम से हम फसलों को न्यूट्रिशन दे सकते हैं और कितना % तक जड़ से अपटेक करा सकते हैं? इसका कोई साइंटिफिक अगर कुछ है तो जरा उसको बताने का कष्ट करें। जी आदरणीय, बहुत सुंदर प्रश्न आपका है। निश्चित रूप से ये बहुत मतलब ये महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि रूट जो है सॉइल में, जो जमीन में है, उसके
आयनिक फॉर्म में लेती है, सारा का सारा जो है आयंस के रूप में लेती है। और जमीन से जो उसके दूसरे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उसके जो जड़ के जो छिद्र होते हैं, जो रूट के स्टोमेटा होते हैं, वहाँ के उसके साइज से थोड़ा सा वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो सिर्फ आयनिक फॉर्म में ही ये ले सकती है। तो वहाँ पर जो है रूट के कांटेक्ट में जो चीज आएगी वही एब्जॉर्ब होगी। तो ये एक मतलब जो देखा ये गया है कि 20-25% से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में हमारे पौधे बहुत अच्छी एफिशिएंसी हो तब भी उससे ज़्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता पोषक तत्वों का, और कुछ तो उसमें भी उससे भी कम होते हैं। तो ये है। और जो फॉलियर स्प्रे है इसमें ये देखा गया है कि ये 90% तक आपका एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी हम न्यूट्रिएंट देते हैं। कंडीशनल जरूर है, अगर ज़्यादा तेज गर्मी हो रही हो आपकी, जैसा मैंने पहले कहा कि ओस की कंडीशन हो, तो ये कंडीशन को अगर हम छोड़ दें तो नॉर्मली ये मतलब जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। जी राय साहब। जी बहुत अच्छा। अब मैं सीएम राय साहब को बुलाता हूँ कि वो हमें। जी ओम, सदन को प्रणाम, राउत साहब को सादर प्रणाम। जी मैं पूछना ये चाहता था कि अभी मेरे यहाँ केवीके में आया था रागी का बीज और अभी उपलब्ध है, मैं लेके आया हूँ, तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए 1 एकड़ के लिए, ये मैं चाहता था। और दूसरा कि ये नैनो यूरिया कितने दिन के अंतराल पर हम धान में उसका छिड़काव करें। पहली बार तो ग्रेनुअल के रूप में दे देंगे तो उसका डोज कितना होगा और इसको हम कितनी बार स्प्रे कर सकते हैं। जी तो क्या था आपका? हेलो जी क्या लेके आए हैं आप केवीके से? रागी का बीज है, रागी के बीज को आप लगाना चाहते हैं? जी रागी के बीज को आप 2 तरह से लगा सकते हैं। एक तो जैसे हम धान लगाते हैं वैसा, मतलब ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ेगी आपको, पहले रोपा डालना पड़ेगा फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ेगी। पानी बहुत अगर ज्यादा होगा तो रोपा आपका मरता है, रागी का रोपा मर जाता है। तो पानी थोड़ा सा कम होना चाहिए, खेत में ज्यादा पानी की कंडीशन नहीं होना चाहिए शुरुआत कंडीशन में। एक बार जम गया, थोड़ा सा 1 इंच 2 इंच ऊपर निकल गया तो रागी का पौधा आपका नहीं मरेगा। तो ये ध्यान रख लें। और फिर 15-20 दिन बाद जब आपका उस लायक हो जाए रोपा लगाने लायक, तो उस समय आप इसका रोपा लगा सकते हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, आप नैनो यूरिया का आपने प्रश्न किया है कि नैनो यूरिया आप कब उपयोग कर सकते हैं, कितने बार उपयोग कर सकते हैं। तो नैनो यूरिया आप जैसे आपका 30 दिन की आपकी फसल हो गई तो वो 40 दिन की फसल हो गई, जब आप पूरी ग्रीन हो जाए उसके बाद आप उसको स्प्रे कर दीजिए। 1 बार 2 बार आप कर सकते हैं, 2 बार में आपको वांछित परिणाम मिल जाएंगे उसके। तो उससे वो क्योंकि ज्यादा दिनों तक पौधे के अंदर बना रहता है तो बहुत ज्यादा उससे मतलब उसकी आवश्यकता फिर पौधों को नहीं होती है। तो आप 2 बार कर सकते हैं। 1 बार उसमें आप नैनो डीएपी का भी स्प्रे कर सकते हैं। सर इसका डोज क्या होगा? डोज 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। अब आप 100 लीटर पानी में स्प्रे कर लेते हैं तो 100 लीटर पानी में आपको 400 ml लगभग वो 1 बोतल जो आती है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो ये सर कई बार 2 बार कितने अंतराल पर करें? 15-15 दिन के बाद करते हैं क्या? हाँ, 15 से 20 दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबल रहे तो पौधों में काफी दिनों तक बना रहता है। जी तो मैं सर ये रागी वाला पूछ रहा था कि 1 एकड़ में बीज स्प्रे के माध्यम से हमको माने फैला देना है, जैसे छिड़काव होता है, तो उसमें कितना बीज लगेगा 1 एकड़ में? छिड़काव में तो ज्यादा बीज लगेगा, वैसे 2 किलो में 1 एकड़ हो जाता है रागी का, अगर आपका वो है तो, क्योंकि बहुत बारीक बीज होता है। और तो आप 5 किलो के करीब लगेगा मोटा मोटा, अगर आप उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे तो 5 केजी जी प्रति एकड़ मोटा मोटा। क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग हमने अभी कराई नहीं है, कभी ट्रांसप्लांटिंग भी कराई है, जहाँ भी कराई है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेट हो गया है ना, ट्रांसप्लांटिंग तो ठीक नहीं होगा जी, लेट हो गया है, समय तो है, तो इसलिए हमसे लेट तो दोनों में हो गए, आप ट्रांसप्लांटिंग भी हो गए उसमें भी हो गए।
आप उतने ही लेट होंगे जितने ट्रांसप्लांटिंग में होंगे, उतने ही लेट उसमें भी होंगे आप। तो आप दोनों में किसी में भी करेंगे आपको उतना ही टाइम लगेगा। जी ओम। जी ओम ओम। धन्यवाद। जी जी सर, बहुत अच्छा और बहुत अच्छे किसानों को जो उपयोगी चीजें हैं उनकी जानकारियां मिल रही हैं। सर मैंने एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कोई पौधा है तो वो कितनी मात्रा में खाद लेता है, और जब अपन लोग बीज चुनते हैं तो बीज चुनने में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे कहते हैं 1000 दानों का वजन इतने ग्राम होना चाहिए, तो क्या इससे हमारे बीजों का हमें पता चलता है? और कैसे हम कौन सी स्टेज का, जैसे बीडर मिलता है, फाउंडेशन मिलता है, सर्टिफाइड मिलता है, तो सबसे ज्यादा एवरेज हमें किस स्टेज के पे मिलती है? जी भैया, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। इसमें जो हमारा बीज का है तो इसका जो सीड वेट होता है ये बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, और हर बीज का अलग अलग उसका जो सीड वेट होता है वो अलग अलग। जी सर, आवाज कट रही। आपसे तय करते हैं कि उस बीज की कितनी मात्रा प्रति एकड़ लगेगी। तो ये और अगर आपके बीज उसके आसपास है, मान लो हमने किसी बीज का बोला कि 50 ग्राम उसका सीड वेट है, तो वो 50 ग्राम अगर उसका स्टैंडर्ड जो वेट है तो उसमें आपके 1000 दाने के सीड जो है वो अंडर साइज है। तो अंडर साइज सीड जो है वो उसका पौधा उतना वो कमजोर बनेगा, और अगर सीड का साइज प्रॉपर है तो निश्चित रूप से उसका पौधा भी उतना ही हष्ट पुष्ट होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पहली बात तो ये होगी कि हमारा जो बीज है वो साइज का होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उससे उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। दूसरी बात आपने पूछी है कि जो क्या बोला था आपने? पौधे कितना सर लेते हैं? क्या भैया? जो पौधे हैं सर वो कितना, जैसे एक गेहूं का पौधा है तो उसको कितना फर्टिलाइजर चाहिए एक पौधे को, और 1 एकड़ में जैसे कितने पौधों की संख्या होनी चाहिए? हाँ, पौधों की संख्या जैसे अभी धान की बात करते हैं तो धान